में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के लेखंबा में रामकृष्ण मठ के नवनिर्मित प्रार्थना कक्ष में प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री का संदेश। परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज, देश विदेश से आए रामकृष्ण मठ और मिशन के पूज्य संतगण, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कार। गुजरात का बेटा होने के नाते मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मां शारदा, गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी को उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आज का ये कार्यक्रम श्रीमद स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की जयंती के दिन आयोजित हो रहा है। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। साथियों, महान विभूतियों की ऊर्जा कई सदियों तक संसार में सकारात्मक सृजन को विस्तार देती रहती है। इसलिए आज स्वामी प्रेमानंद महाराज की जयंती के दिन हम इतने पवित्र कार्य के साक्षी बन रहे हैं। लेखंबा में नवनिर्मित प्रार्थना सभागृह और साधु निवास का निर्माण ये भारत की संत परंपरा का पोषण करेगा। यहां से सेवा और शिक्षा की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जिसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। श्री रामकृष्ण देव का मंदिर, गरीब छात्रों के लिए हॉस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अस्पताल और यात्री निवास, ये कार्य अध्यात्म के प्रसार और मानवता की सेवा के माध्यम बनेंगे। और एक तरह से गुजरात में मुझे दूसरा घर भी मिल गया है। वैसे भी संतों के बीच आध्यात्मिक माहौल में मेरा मन खूब रमता भी है। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। साथियों, साणंद का ये क्षेत्र, इससे हमारी कितनी ही यादें जुड़ी भी है। इस कार्यक्रम में मेरे कई पुराने मित्र और आध्यात्मिक बंधु भी हैं। आप में से कई साथियों के साथ मैंने यहां जीवन का कितना समय गुजारा है, कितने ही घरों में रहा हूं, कई परिवारों में माताओं बहनों के हाथ का खाना खाया है, उनके सुख दुख में सहभागी रहा हूं। मेरे वो मित्र जानते होंगे, हमने इस क्षेत्र का, यहां के लोगों का कितना संघर्ष देखा है। इस क्षेत्र को
जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत थी, आज वो हम होता हुआ देख रहे हैं। મને જૂની વાતો યાદ છે કે પહેલા બસમાં જવું હોય તો એક સવારે બસ આવે કાંઈક સાંજે બસ આવે, એટલે ઘણું કરીને તો હું તો સાયકલમાં જ જવાનું પસંદ કરતો. એટલે આ ક્ષેત્રને હું બહુ સારી રીતે ઓળખું છું. એના ચપ્પા જોડે જાણે મારો નાતો રહેલો છે. मैं मानता हूं इसमें हमारे प्रयासों और नीतियों के साथ साथ आप संतों के आशीर्वाद की भी बड़ी भूमिका है. अब समय बदला है तो समाज की जरूरत भी बदली है. अब तो मैं चाहूंगा हमारा ये क्षेत्र इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी केंद्र बने, क्योंकि संतुलित जीवन के लिए अर्थ के साथ आध्यात्म का होना उतना ही जरूरी है. और मुझे खुशी है हमारे संतों और मनीषियों के मार्गदर्शन में साणंद और गुजरात इस दिशा में आगे बढ़ रहा है. साथियों, किसी वृक्ष के फल की उसके सामर्थ्य की पहचान उसके बीज से होती है. रामकृष्ण मठ वो वृक्ष है जिसके बीज में स्वामी विवेकानंद जैसे महान तपस्वी की अनंत ऊर्जा समाहित है. इसलिए इसका सतत विस्तार, इससे मानवता को मिलने वाली छांव अनंत है, असीमित है. रामकृष्ण मठ के मूल में जो विचार है उसे जानने के लिए स्वामी विवेकानंद को जानना बहुत जरूरी है. इतना ही नहीं, उनके विचारों को जीना पड़ता है. और जब आप उन विचारों को जीना सीख जाते हैं तो किस तरह एक अलग प्रकाश आपका मार्गदर्शन करता है, मैंने स्वयं इसे अनुभव किया है. पुराने संत जानते हैं, रामकृष्ण मिशन ने, रामकृष्ण मिशन के संतों ने और स्वामी विवेकानंद के चिंतन ने कैसे मेरे जीवन को दिशा दी है. इसलिए मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं अपने इस परिवार के बीच आने का, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं. संतों के आशीर्वाद से मैं मिशन से जुड़े कई कार्यों में निमित्त भी बनता रहा हूं. 2005 में मुझे वडोदरा के दिलाराम बंगलों को रामकृष्ण मिशन को सौंपने का सौभाग्य मिला था. यहां स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय बिताया था और मेरा सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी स्वयं उपस्थित हुए थे, क्योंकि मुझे उनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखने का मौका मिला था. आध्यात्मिक यात्रा में मुझे उनका संबल मिला था और मैंने, ये मेरा सौभाग्य था कि बंगलो मैंने उनके हाथों में वो दस्तावेज सौंपे थे. उस समय भी मुझे
स्वामी आत्मस्थानंद जी का जैसे निरंतर स्नेह मिलता रहा है, जीवन के आखिरी पल तक उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, समय समय पर मुझे मिशन के कार्यक्रमों और आयोजनों का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता रहा है। आज विश्व भर में रामकृष्ण मिशन के 280 से ज्यादा शाखा केंद्र हैं। भारत में रामकृष्ण भावधारा से जुड़े लगभग 1200 आश्रम केंद्र हैं। ये आश्रम मानव सेवा के संकल्प के अधिष्ठान बनकर काम कर रहे हैं और गुजरात तो बहुत पहले से रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का साक्षी रहा है। शायद पिछले कई दशकों में गुजरात में कोई भी संकट आया हो, रामकृष्ण मिशन हमेशा आपको खड़ा हुआ मिलेगा, काम करता हुआ मिलेगा। सारी बातें याद करने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन आपको याद है सूरत में आई बाढ़ का समय हो, मोरबी में बांध हादसे के बाद की घटनाएं हो, या भुज में भूकंप के बाद जो तबाही के बाद के दिन थे, अकाल का कालखंड हो, अतिवृष्टि का कालखंड हो, जब जब गुजरात में आपदा आई है, रामकृष्ण मिशन से जुड़े लोगों ने आगे बढ़कर पीड़ितों का हाथ थामा है। भूकंप से तबाह हुए 80 से ज्यादा स्कूलों को फिर से बनाने में रामकृष्ण मिशन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गुजरात के लोग आज भी उस सेवा को याद करते हैं, उससे प्रेरणा भी लेते हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का गुजरात से एक अलग आत्मीय रिश्ता रहा है। उनकी जीवन यात्रा में गुजरात की बड़ी भूमिका रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने गुजरात के कई स्थानों का भ्रमण किया था। गुजरात में ही स्वामी जी को सबसे पहले शिकागो विश्व धर्म महासभा के बारे में जानकारी मिली थी। यहीं पर उन्होंने कई शास्त्रों का गहन अध्ययन कर वेदांत के प्रचार के लिए अपने आप को तैयार किया था। 1891 के दौरान स्वामी जी पोरबंदर के भोजेश्वर भवन में कई महीने रहे थे। गुजरात सरकार ने ये भवन भी स्मृति मंदिर बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन को सुपुर्द किया था। आपको याद होगा, गुजरात सरकार ने स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती 2012 से 2014 तक बनाई थी। इसका समापन समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया था। इसमें देश विदेश के हजारों प्रतिभागी शामिल हुए थे। मुझे संतोष है कि गुजरात से स्वामी जी के संबंधों की स्मृति में अब गुजरात सरकार स्वामी विवेकानंद टूरिस्ट सर्किट के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर रही है। भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद आधुनिक विज्ञान के बहुत बड़े समर्थक थे। स्वामी जी कहते थे, विज्ञान का महत्व केवल चीजों या घटनाओं के वर्णन तक नहीं है, बल्कि विज्ञान का महत्व हमें प्रेरित करने
और आगे बढ़ाने में है। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती धमक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत की नई पहचान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ते कदम, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक निर्माण, भारत के द्वारा दिए जा रहे वैश्विक चुनौतियों के समाधान, आज का भारत अपनी ज्ञान परंपरा को आधार बनाते हुए अपनी सदियों पुरानी शिक्षाओं को आधार बनाते हुए आज हमारा भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की रीढ़ होती है। स्वामी जी का वो कथन, वो आह्वान, स्वामी जी ने कहा था, मुझे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे 100 युवा दे दो, मैं भारत का कायाकल्प कर दूंगा। अब समय है हम वो जिम्मेदारी उठाएं। आज हम अमृत काल की नई यात्रा शुरू कर चुके हैं। हमने विकसित भारत का अमोघ संकल्प लिया है। हमें इसे पूरा करना है और तय सीमा में पूरा करना है। आज भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। आज भारत का युवा विश्व में अपनी क्षमता और सामर्थ्य को प्रमाणित कर चुका है। ये भारत की युवा शक्ति ही है जो आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही है। ये भारत की युवा शक्ति ही है जिसने भारत के विकास की कमान संभाली हुई है। आज देश के पास समय भी है, संयोग भी है, स्वप्न भी है, संकल्प भी है और अथाग पुरुषार्थ की संकल्प से सिद्धि की यात्रा भी है। इसलिए हमें राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए युवाओं को तैयार करने की जरूरत है। आज जरूरत है टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों की तरह ही हमारे युवा राजनीति में भी देश का नेतृत्व करें। अब हम राजनीति को केवल परिवारवादियों के लिए नहीं छोड़ सकते। हम राजनीति को अपने परिवार की जागीर मानने वालों के हवाले नहीं कर सकते। इसलिए हम नए वर्ष में 2025 में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा। इसमें देश से 2000 चयनित सिलेक्टेड युवाओं को बुलाया जाएगा। करोड़ों अन्य युवा देश भर से टेक्नोलॉजी से इसमें जुड़ेंगे। युवाओं के दृष्टिकोण से विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा होगी। युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हमारा संकल्प है हम आने वाले समय में
1 लाख प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवाओं को राजनीति में लाएंगे और ये युवा 21वीं सदी के भारत की राजनीति का नया चेहरा बनेंगे, देश का भविष्य बनेंगे। साथियों, आज के इस पावन अवसर पर धरती को बेहतर बनाने वाले 2 महत्वपूर्ण विचारों को याद करना भी आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन दोनों विचारों में सामंजस्य बिठाकर हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते थे। वो ऐसी आध्यात्मिकता चाहते थे जो समाज की जरूरतें पूरी कर सके। वो विचारों की शुद्धि के साथ साथ अपने आसपास स्वच्छता रखने पर भी जोर देते थे। आर्थिक विकास, समाज कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बिठाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम जानते हैं स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों में ही संतुलन का महत्व है। एक मन के अंदर संतुलन पैदा करता है तो दूसरा हमें प्रकृति के साथ संतुलन बिठाना सिखाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थान हमारे अभियानों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मिशन लाइफ हो, एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान हो, रामकृष्ण मिशन के जरिए इन्हें और विस्तार दिया जा सकता है। साथियों, स्वामी विवेकानंद भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर देश के रूप में देखना चाहते थे। उनके स्वप्न को साकार करने की दिशा में देश अब आगे बढ़ चुका है। ये स्वप्न जल्द से जल्द पूरा हो। सशक्त और समर्थ भारत एक बार फिर मानवता को दिशा दे, इसके लिए हर देशवासी को गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करना होगा। इस तरह के कार्यक्रम, संतों के प्रयास इसका बहुत बड़ा माध्यम है। मैं एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं। सभी पूज्य संतगण को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्न को साकार करने में आज की ये नई शुरुआत नई ऊर्जा बनेगी। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद के लेखंबा में रामकृष्ण मठ के नवनिर्मित प्रार्थना कक्ष में आप सुन रहे थे प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री का संदेश। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटते हैं, देखते हैं मिड-डे प्राइम। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast
vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और मिड डे प्राइम में खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत का सीरिया में शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया पर जोर, कहा सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का हो सम्मान। सीरियाई एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करने पर बल।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ढाका में बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात। विदेश कार्यालय परामर्श के अंतर्गत अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। यूनुस प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व से होगी बातचीत। थोड़ी देर बाद हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री देंगे बीमा सखी योजना का उपहार। जयपुर के वैश्विक निवेश सम्मेलन को भी आज किया संबोधित। एक दशक में देश की शानदार आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र। दिल्ली चुनाव के लिए आप की दूसरी सूची में मनीष सिसोदिया की बदली सीट। अब जंगपुरा से लड़ेंगे चुनाव। पड़पड़गंज से मैदान में होंगे अवध ओझा। उम्मीदवारों की नई लिस्ट में 20 नाम। भारी हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही बार बार बाधित। अपने नेतृत्व के जॉर्ज सोरोस से रिश्तों पर घिरी कांग्रेस। सत्ता पक्ष कर रहा है चर्चा की मांग। अडानी मामले पर अकेली पड़ी कांग्रेस। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है, सीरिया संकट पर भारत का बयान आया है। भारत ने वहां शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया पर जोर दिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सीरियाई समाज के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का सम्मान करने पर भी बल दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत की सीरिया के हालात पर नजर है। वक्तव्य में सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करने पर बल दिया गया है। इसके लिए सभी पक्षों के काम करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दमिश्क स्थित दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए उनके संपर्क में है। भारत ने सीरिया के पूरे मसले पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया में सीरिया की संप्रभुता, अखंडता को बरकरार रखते हुए सीरिया में मौजूद सभी के हितों का ध्यान रखा जाए, इस पर जोर दिया है भारत ने। भारत का एक तरह से ये पहला रुख है सीरिया के इस पूरे घटनाक्रम में, जिसमें सीरिया में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति असद को रूस ने राजनीतिक शरण दी है और उसके बाद भारत का जो एक तरह से स्टैंड सीरिया के इस पूरे मसले पे है बहुत साफ है। सीरिया संकट पे भारत का एक बड़ा बयान आया है और इस बयान में भारत का कहना है कि शांतिपूर्ण समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया पर भारत चाहता है कि सीरिया आगे बढ़े। साथ ही सीरियाई समाज के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का भी सम्मान हो। सीरिया का राजनीतिक संकट के बीच भारत की ये प्रतिक्रिया सीरिया की एकता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करने पर भारत ने बल दिया है। भारत का कहना है कि सभी पक्षों के काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में सीरिया का एक तरह से सीरिया संकट पर भारत का बड़ा बयान। सीरिया की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखते हुए शांतिपूर्ण समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया पर बल दिया है भारत ने। हम जानते हैं कि सीरिया के राजनीतिक संकट में जिस तरह से राष्ट्रपति असद के तख्ता पलट हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति असद को रूस ने अपने राजनीतिक शरण दी है। इस बीच भारत का ये बड़ा बयान। अनिल थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं सीरिया के इस पूरे घटनाक्रम पे। अनिल, सबसे पहले तो भारत की प्रतिक्रिया, किसी भी देश की अखंडता, संप्रभुता को कायम रखना भारत का एक सिद्धांत रहा है और उसी सिद्धांत के तहत भारत ने अपने बयान में एक बार फिर कहा है कि सीरिया की अखंडता, संप्रभुता के साथ ही साथ सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल ऋतु, वही लाइंस पर भारत की जो प्रतिक्रिया है वही लाइंस पर है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने की है। एंटोनियो गुतेरेस ने साफ संकेत दिया कि एक ऐतिहासिक मौका है शांति की ओर सीरिया का बढ़ने के लिए, और मेरे हिसाब से उसी लाइन पर भारत ने भी वही लाइन लिया है। लेकिन आज देर रात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग रहेगी जिसे रशिया की मांग पर जो हो रही है, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि उसी से हमें दशा और दिशा दोनों मिलेगी। जिस तरह की बात चल रही है और जिस तरह का जो माहौल है सीरिया में, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि जो रेफ्यूजीज वहाँ फंसे हैं उनको किसी तरह से वहाँ से सेफली निकाला जा सके। जी अनिल, भारत ने अपनी एक एडवाइजरी भी जारी की थी और ये जो आंकड़े बता रहे हैं
वो कहते हैं कि सीरिया में तकरीबन 100 के करीब भारतीय हैं या 90 के करीब हैं, जिनमें से कुछ यूएन के जो संगठन हैं उनमें काम करते हैं, बाकी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत और किस तरह से इस संकट में भारतीयों को वहां सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहा है? बिल्कुल एकदम सही ऋतु, जिस तरह से भारत ने एडवाइजरी इशू की है, वहाँ जो भारतीय जो वहाँ मौजूद है उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये एक एडवाइजरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर भी बहुत जल्दी रिलीज़ होगा जिस नंबर पर जो वहाँ के जो भारतीय वहाँ फंसे हुए उनसे रेगुलर या फिर वो रेगुलरली टच कर सके एम्बेसी से। और ये एक विंडो रहता है, क्योंकि जब भी इस तरह की जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होती है तो दुनिया भर के लोग या फिर दुनिया भर के राज्य जिनके वहाँ लोग फंसे होते हैं उनको लेकर चिंतित होते हैं, और भारत ने भी वही कदम उठाया है। और मेरे हिसाब से चाइना, जापान, सारे देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मसले को काफ़ी मतलब दुनिया, एशिया में ही बहुत ज़्यादा स्तर पर या फिर बहुत ज़्यादा स्तर पर इसे काफ़ी क्लोजली वॉच किया रहा है। और जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने भी जो वहाँ जो गतिविधियाँ हुई उसका स्वागत किया है और कहा है कि बिल्कुल इसी तरह की जो चेंजेस थी या इसी तरह का जो रिजीम 14 साल का जो रिजीम चल रहा था असद का, वो खत्म हुआ दिखा, उसका स्वागत किया है। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि वहाँ शांति और बहाली बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि तख्तापलट होने के बाद ज़रूर कुछ समय तक ज़रूर अनस्टेबिलिटी रहती है, लेकिन वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वहाँ नियंत्रण में आ जाएगा सिचुएशन, और जो लोग वहाँ फंसे हुए उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। जी अनिल, मौजूदा अगर हम बात करें कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां उन ताकतों ने एक तरह से अपना वर्चस्व कायम किया है, जिनको अगर कट्टरपंथी ताकतें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन सीरिया को किस तरह से आप देख रहे हैं? सीरिया में जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है। बिल्कुल ऋतु, जो सीरिया में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब लंबे समय से अगर आप अस्ताना अकॉर्ड की बात करें, अस्ताना अकॉर्ड में लगभग 22 राउंड ऑफ मीटिंग हो चुके हैं, और पिछली मीटिंग नवंबर के महीने में हुई थी और वहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन पिछले 15 दिन में जिस तरह से गतिविधियाँ सीरिया में हुई है, ज़रूर मतलब सीरिया में ही नहीं, मैं कहूँगा विश्व में एक तरह से शॉक वेव्स, असद का जो एक तरह से रूस में जाना और क्रेमलिन द्वारा पुष्टि करना कि उन्हें वहाँ शरण दिया गया है, तो ज़रूर एक जिसे कहता है विंड्स ऑफ चेंज है। मतलब किसी भी राज्य में इस तरह का अगर जो रिजीम है या फिर रूल चलता है तो उसमें मैं कहूँगा कभी ना कभी तो उसका अंत होता ही है, जब भी कोई डिक्टेटोरियल रूल चल रहा है। और मैं कहूँगा सीरिया में भी हमें बिल्कुल वही देखने को मिला। एक लंबे समय से अनरेस्ट था, अब उसका अंत होता दिख रहा है। देखना जरूर आगे के समय में ये जरूर रोचक होगा। धन्यवाद अनिल इस पूरी जानकारी के लिए, इस खबर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रायल शुरू हो गया है। 23 साल पुराना सपना ये साकार हुआ है। जेवर एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं कि ये पहला विमान उतरा है, इंडिगो का ये विमान है, और यूपी के जेवर एयरपोर्ट पर विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। एक लंबे समय से इसका इंतजार था। जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग हुई है और ये सफल लैंडिंग रही है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम राज्यों के लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। जेवर एयरपोर्ट अब एक तरह से सक्रिय हो गया है। ये पायलट एक तरह से ये लैंडिंग देखी जा रही है। 23 साल पुराना सपना साकार हुआ है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का ये ट्रायल लैंडिंग था, जो कि सफल लैंडिंग रही है। और इस खबर पर हमारे साथी संवाददाता चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा सपना, एक लंबे समय से इसकी एक तरह से तैयारी थी और ये इंतजार किया जा रहा था कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रायल कब शुरू होगा और कब से ये सक्रिय होगा। तो वो तमाम एक तरह से बाधाएं खत्म होकर अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको लाइव विजुअल्स जो हैं वो भी अब दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो फ्लाइट यहां पर उतरी है इंडिगो की, ये वैलिडेशन फ्लाइट थी और इसकी बड़ी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा था
यहाँ का पूरे जो जनसैलाब है यहाँ पर, वो इसका इंतजार कर रहा था। और काफी मैं देख सकता हूँ पीछे भी काफी जो मजदूर है वो भी अपने सपने को सच होता हुआ देख रहे हैं। ये विजन जो था, अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बने, और यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं कि औद्योगिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र पड़ जाता है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इसके आसपास का इलाका आगरा हो, मथुरा हो, तो ये जो काफी समय से इसकी मांग थी और ये सपना अब सब होता नजर आ रहा है। और हम भी इसके गवाह बने, डीडी न्यूज भी गवाह बना है और अपने माध्यम से अपने दर्शकों को भी दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये जो फ्लाइट यहाँ पर आई है, अब काफी स्मूथ हमने देखा है, जहां तक हम देख पाए कि काफी अच्छे से इसने लैंड किया है इसको लेकर के, और यहीं से अब ये फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ भी करेगी ऋतु। तो अब ये तरीके से ऑपरेशन जो है वो आज से एक चालू किया जाएगा वैलिडेशन को लेकर के। यहाँ पर देखा जाएगा कि कमर्शियल फ्लाइट जो है वो यहाँ पर लैंड कर सकती हैं या टेक ऑफ कर सकती हैं, उसको लेकर के जितने मानक हैं उसको यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होगी वो रिपोर्ट डीजीसीए को जाएगी और यहाँ से एरोड्रोम की जो लाइसेंस है वो यहाँ पर मिल पाएगा। और यहाँ पर जब ये लैंड हुआ है फ्लाइट यहाँ पर, तो इससे पहले काफी सारी तकनीकी जो बारीकियां हैं उनको टेस्ट किया गया है, काफी सारी चीजों को देखा गया है कि सेफ्टी कितनी है इसको लेकर के, और जो तैयारियां की गई थी वो मुफीद है कि नहीं है उसको लेकर के फिर यहाँ पर इसको है वो लैंड किया गया है। और अगर ये लैंडिंग सही है पूरी तरीके से तकनीकी तरीके से, तो फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है लाइसेंस लेने के लिए। और फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर ये लैंडिंग आज ही सही हो जाती है तो इसके बाद फिर कोशिश की जा सकती है कि यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट के लिए, क्योंकि अप्रैल में इसको शुरू होना है 2025 से यहाँ पूरी तरीके से ऑपरेशन, तो उसके लिए एक बड़ा ये मील का पत्थर जो है ऋतु यहाँ पर आप मान सकते हैं कि आप रखा गया है आज। जी हाँ, बिल्कुल चंद्रशेखर, अप्रैल 2025 से यहाँ पे कमर्शियल लैंडिंग्स शुरू होंगी। ये सफल लैंडिंग रही और ये ट्रायल था जो आईजीआई एयरपोर्ट से ये इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान भरी और जेवर एयरपोर्ट पर उतरा है। इसमें हालांकि कोई भी यात्री नहीं है, ये एक तरह से ये ट्रायल उड़ान की तरह से थे और ट्रायल लैंडिंग देखी गई है। तो तमाम मानकों पर एक तरह से खरा उतरते हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि उड़ानों के लिए तैयार है। ये पहली लैंडिंग आप देख रहे हैं और इसे खास तरीके से बनाया गया है। चंद्रशेखर, आप हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं और इसकी कई तरह की खासियत जो है, तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा इस एयरपोर्ट का रनवे है और रनवे को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से बनाया गया है। तो किस तरह से इसको खास भी बनाया गया है, अगर चंद्रशेखर आप जोड़ सकें इसमें। देखिए, तमाम जितने अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनका यहाँ पे प्रयोग किया गया है और तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर लोगों के लिए रखी गई हैं। हालांकि अभी कुछ चरण में काम का बाकी है, लेकिन फिर भी जितना हम देख पाए हैं ये अपने आप में तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं और एक अच्छा जो जितने यात्री यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक जो है वो अनुभव होने वाला है। ऋतु जी, जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी। ये दिल्ली एनसीआर का तीसरा कमर्शियल एयरपोर्ट होगा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हिंडन क्षेत्रीय एयरपोर्ट के बाद बनकर तैयार हो चुका है। चंद्रशेखर, वहाँ मौजूद लोगों के लिए, जैसा कि आपने बताया कि तमाम मजदूर भी वहाँ पर मौजूद थे, साथ ही साथ और जो अधिकारी लोग मौजूद हैं, उड़ान से संबंधित जो अधिकारी तमाम हैं, इंडिगो के ऑफिशियल्स होंगे, उनका किस तरह का रिएक्शन है? क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया चली और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 21 में इसकी तैयारी थी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से एक तरह से बड़े द्वार खुलने जा रहे हैं इस एयरपोर्ट के साथ। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश आप मान के चलिए कि अब आने वाले समय में आप एक बिजनेस का एक हब हो सकता है। जिस प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ पर बिजनेस लाया जा सके, तमाम इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जा सके। और मैंने ऐसे बताया आपको पहले भी कि गाजियाबाद का इलाका हो या नोएडा का इलाका हो या आगरा का इलाका हो, मथुरा का इलाका हो और तमाम जितने आसपास के इलाके हैं, इनमें बिजनेस काफी मात्रा में होता है और तमाम संभावनाएं भी हैं। और एयरपोर्ट की जो
डिमांड थी लोगों की वो भी यहाँ पर अगर फुलफिल होती है, जिस प्रकार से अभी अब जो फ्लाइट यहाँ पे उतरी है, तो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण एक साख बढ़ती है, रुतबा बढ़ता है और साथ ही साथ जो विदेशी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी यहाँ पर आएंगी और इसको लेकर के यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और खुश हैं कि अब ये जो उन्होंने दिन रात तरीके से जो मेहनत चल रही थी वो सफल हुई है। मजदूरों की एक लंबी कतार है। जब यहाँ पर फ्लाइट लैंड हो रही थी तो एक मैं आपको बताऊं जी किस तरीके का माहौल था। काफी लोग खुश थे और यहाँ पे वाटर कैनन के जरिए उनको इस विमान को सलामी भी दी गई और लोगों में भी खुशी थी कि जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाती हुई दिख रही है। और कुछ समय में आप देखेंगे कि जो विश्व मानचित्र पर ये तमाम जो इलाका है और खासतौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नोएडा का बन रहा है जेवर, ये विश्व मानचित्र पर एक अपनी अलग छाप छोड़ेगा, जो कि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को एक खास पहचान देने वाला है। 15 दिसंबर तक ट्रायल लैंडिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी और जेवर और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा सपना पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर इस पूरी खबर के लिए। और आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश के दौरे पर ढाका में हैं। वो अपने समकक्ष से विदेश कार्यालय परामर्श के अंतर्गत अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। यूनुस प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत इस दौरान हो सकती है। दोनों देशों के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार, उनके साथ मारपीट और मुकदमा चलाने जैसी उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण प्रभु को देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद भारत में रह रहे हिंदुओं में भी काफी आक्रोश देखा गया है और जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। ढाका से नवल परमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवल, सबसे पहले तो इस दौरे को लेकर अभी तक का क्या अपडेट है? विदेश सचिव के वहां पहुंचने के बाद की मुलाकातों से अभी तक क्या सामने आया? जी ऋतु, आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे भारत के विदेश सचिव ढाका पहुंचे और उसके बाद यहाँ ढाका में उनके जो समकक्ष है जसीमुद्दीन, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी, उनके साथ मुलाकात हुई और बाद में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का मीटिंग हुआ। अभी मीटिंग के बाद लंच का समय रहेगा और उसके बाद हो सकता है वो बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर जो है तौहीद हुसैन, उनसे मुलाकात करेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहा है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया है, उनसे भी शिष्टाचार मुलाकात कर सकते हैं। जी नवल, ये भी जानना चाहेंगे कि ये माना जा रहा है कि इन बैठकों में दोनों देश अपने अपने हितों को उठा सकते हैं। भारत की तरफ से एक तरह से बड़ा मसला यही है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ वहां उत्पीड़न की तमाम वो घटनाएं जो घट रही हैं, उनके बीच में इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? जी, भारत और बांग्लादेश का एक साझा इतिहास है, साझी संस्कृति है, साझा कल्चर और लैंग्वेज का भी काफी कनेक्शन है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी काफी बड़े पैमाने पे है। ऐसे में भारत बांग्लादेश संबंध जो है आयामीय संबंध है और काफी घनिष्ठ पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हुई, उसके बाद जो है भारत में भी काफी धरना प्रदर्शन हुआ। इवन इंडिया ने हाईएस्ट लेवल पे, हमारे विदेश मंत्रालय ने भी ये इश्यू को टेकअप किया कि भाई माइनॉरिटी की सुरक्षा और उनको जो है जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसके बाद बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं मीडिया में स्टेटमेंट वगैरह आ रहा था, थोड़ा सरगर्मी जो संबंधों में थोड़ा जो उस तरीके का खटास का जैसा बन रहा था। लेकिन अभी जो ये मुलाकात है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की, उससे कहीं ना कहीं आगे जाके दोनों देशों के बीच में जो है यथार्थवादी और रियलिस्टिक संबंधों में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कल उनके फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर ने भी एक
सेमिनार के दौरान बात करते हुए कहा था कि वो न्यू दिल्ली के साथ अच्छे संबंध के लिए ढाका इच्छुक है और उसके लिए जो भी जो हम दोनों देश अगर रियलिस्टिक एंड प्रेगमेटिक रवैया अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो संबंधों में फिर से नॉर्मल रिलेशन जो डेवलप हो सकते हैं। बिल्कुल नवर, भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश की इस यात्रा से काफी सकारात्मक उम्मीदें हैं। देखते हैं इस पूरे दौरे से क्या निकल के आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक के लिए। और आइए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली आपने इस बार मनीष सिसोदिया का सीट बदल दिया है। क्या सिसोदिया डर गए हैं? क्योंकि पिछली बार पड़पड़गंज से सिसोदिया बहुत कम अंतर से जीते थे, तो क्या इसलिए इस बार जंगपुरा शिफ्ट हो रहे हैं मनीष सिसोदिया? उनकी जगह अवध ओझा पड़पड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में इसमें 20 प्रत्याशियों के नाम हैं। सबसे बड़ा फैसला पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर हुआ है। पिछली बार पड़पड़गंज से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे मनीष सिसोदिया को अब जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है, जबकि पड़पड़गंज से अवध ओझा मैदान में उतरे हैं। वो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, मादीपुर से राखी बिरला को टिकट दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को लेकर तिमारपुर से आपके भीतर ही बहुत ज़्यादा आक्रोश है और यही कारण है कि दिलीप पांडे का टिकट काट के बिट्टू को जो टिकट दिया गया है उसको लेकर तिमारपुर के कई आप कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। तो एक बड़ा विद्रोह तिमारपुर में दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर। आपने नवंबर में पहली सूची जारी की थी जिसमें 11 प्रत्याशियों को मौका दिया गया है और आज जो दूसरी सूची जारी की है उसमें 20 यानी कुल मिलाकर 31 उम्मीदवारों की सूची अभी तक आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ है। अमरेंद्र, हर सूची के साथ आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरती दिखाई दे रही है। पिछला हमने देखा तिमारपुर में जो एक विद्रोह था संदीप पांडे के नाम पे, तो वहीं अब दिखाई देता है क्या उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया डर गए हैं अपनी पड़पड़गंज परंपरागत सीट से चुनाव में उतरने में? देखिए ऋतु, इस लिस्ट को अगर आप देखिए तो ये आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट है। इसमें 20 उम्मीदवारों की सूची दी गई है और सबसे बड़ी बात, इस जो सूची में 20 के 20 जो कैंडिडेट हैं उनकी टिकटों को बदल दिया गया है। ये अहम बात है, यानी कि एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको उसकी सीट पे से टिकट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी ने जो जिस तरह से अभी पिछले दिनों 11 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की और ये 20 यानी कि 31 जो उम्मीदवार है उनकी सूची जारी की है। और इसके पीछे बताया यह जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की जो पटपड़गंज सीट है वहां पर उत्तरांचल और पूर्वांचल के का एक बड़ा वोट बैंक है जिसको मनीष सिसोदिया एड्रेस करने में नाकाम रहे। और आपको याद होगा कि लिकर पॉलिसी के तहत 17 महीने वो जेल में रहे और इसी साल 9 अगस्त 2024 को वो जेल से रिहा हुए। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है। हर सीट पे आम आदमी पार्टी ने 2 इंटरनल सर्वे कराए हैं जिसमें मनीष सिसोदिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब मानी जा रही थी। और चूंकि मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली की शिक्षा नीति का एक बड़ा चेहरा है जिसको अरविंद केजरीवाल सहित पूरी पार्टी इस्तेमाल करती रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह उनकी हार को लेके दूसरी की मनीष सिसोदिया एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, डिप्टी सीएम रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनकी सीट को बदलना पड़ा। और तीसरी देखिए, पटपड़गंज पे जो कैंडिडेट आए अवध ओझा एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, ऑनलाइन गुरु हैं, उन्होंने हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं एक रिप्लेसमेंट शिक्षा से शिक्षा नीति के तहत जो एक बात कहती आई केजरीवाल, वो उसको लेके भी ये बदलाव देखा जा सकता है। दूसरी बात, जब मनीष सिसोदिया की जो सीट है जो वो पटपड़गंज से बदल के जंगपुरा की गई है, तो ये देखिए कि पिछले दिनों में जंगपुरा में 3-4 इवेंट ऐसे हुए जहां पर इनकी जो एक्टिविटीज है वो काफी पाई गई। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा ऋतु, एक अहम बात और बताऊं कि जो 20 सीटें हैं उसमें पटेल नगर जो विधानसभा सीट है वो खासी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि पटेल नगर विधानसभा सीट से प्रवेश रतन ने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और पिछले चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और एक मजबूत टक्कर के साथ लड़े थे। और उन्होंने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो उनको पटेल नगर सीट दी है। बिल्कुल अमरेंद्र,
आम आदमी पार्टी में लंबे समय से शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया इस समय एक तरह से इंटरनल सर्वे के डर से अपनी सीट तो बदल रहे हैं, लेकिन जो बाहर से नए दाखिले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं उन्हें जरूर अच्छी एक तरह से डेस्क दी जा रही है। और ये 20 नाम जो आपने गिनाए उनको शामिल करके टिकट जिस तरह से दिया गया है वो इसी फॉर्मूले को बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र आपका। और बहुत ही दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि डीडी न्यूज़ के संस्कृत एंकर नीतीश भारद्वाज का रविवार की देर रात एक कार हादसे में निधन हो गया। वो केवल 27 वर्ष के थे। संस्कृत के प्रमुख समाचार एंकरों में से एक नीतीश ने बहुत कम समय में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। इतनी कम आयु में उनके हृदय विदारक निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है। ज्ञानेन्द्रियाणां संयमं समाश्रित्य स्वीय कार्येषु संलग्नेभ्यः दर्शकगणेभ्यः स्वकं प्रणतिपरं नमः प्रस्तौमि अत्र उपस्थितः अहं नीतीश भारद्वाजः। यह आकर्षक आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। पूरे आत्मविश्वास के साथ संस्कृत समाचार पढ़ता ये चेहरा अब कभी सजीव समाचार में नजर नहीं आ सकेगा। सोशल मीडिया के तहखानों से निकालने पर ही अब ये आवाज़ सुनने को मिलेगी। चहकता, खिलखिलाता और मुस्कुराता ये युवा चेहरा कम समय में ही दिवंगत हो गया। विश्वास कर पाना मुश्किल है कि दूरदर्शन न्यूज़ के युवा संस्कृत एंकर नीतीश भारद्वाज अब हमारे बीच नहीं रहे। रविवार की देर रात उज्जैन में एक कार हादसे में उनका निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी के चचेरे भाई का भी निधन हो गया। वहीं नीतीश की पत्नी और उनका भाई गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूर्य की किरणें हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। वैसे ही ज्ञान भी हम सभी को अनंत प्रकाश से भर देता है। सुप्रभातम कार्यक्रम का प्रत्येक प्रभाग भी हमारे व्यावहारिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक ज्ञान को बढ़ाता है, जिसमें नीतीश भारद्वाज बहुत कम समय में अपनी प्रतिभा से डीडी न्यूज़ के प्रमुख संस्कृत एंकर बन गए थे। वो वार्तावली और सुप्रभातम जैसे कार्यक्रमों के लिए जाने जाते थे। उनकी आवाज़ में खनक थी जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। संगीत प्रेमी नीतीश ने कई प्रमुख हस्तियों के साक्षात्कार भी किए थे। गुरुकुल पिलानी से शिक्षा लेकर आए नीतीश भारद्वाज ने पत्रकारिता के साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में भी पहचान बनाई। इस प्रकार विविध प्रभागों को देखकर आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः नए विषयों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नीतीश का बहुत ही कम उम्र में इस तरह जाना उनके सभी साथियों को बहुत गहरे दुख में डाल गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही।